दूल्हा और दुल्हन का कमरा रंगों, रोशनियों और फूलों से सजा महक रहा था। ताजा पेंट शुदा दीवारें और ब्राउन रंग के नए फर्नीचर ने सज धज में चार चांद लगा दिए थे। बेड के चारों अतराफ आराइशी लड़ियां झूल रही थीं और बेड क्राउन के ऐन ऊपर दीवार पर फूलों की पत्तियों से बड़ा बड़ा शादी मुबारक लिखा था। बेड पर बनफशी रंग की मखमली बेडशीट बिछी थी और उसके दाहिनी तरफ सफेद कुर्ता शलवार में मलबूस दूल्हा राजा निखरा सुथरा मगर कुछ थका हारा सा गाँव तकिए से टेक लगाए नींद दराज था। आज उसकी शादी खाना आबाद को तीसरा दिन था और अभी थोड़ी देर पहले ही उसकी दुल्हन रिवाज के मुताबिक अपने बहन भाइयों और कजिन्स के हुजूम के हमरा मैके से धारी थी। शादी के हंगामों और भागम दौड़ी में वो थक कर निढाल हो चुका था। कमर अलग तख्ता बनी हुई थी। अब ये 2 घड़ी फुर्सत नसीब हुई थी तो वो बेड पर ढह सा गया था। एयर कूलर की ठंडी हवा के झोंके लोरी का काम दे रहे थे। आंखें आपो आप बंद हुई जा रही थीं। इससे पहले कि वो गहरी नींद में जाता, अम्मा ने कमरे में कदम रंजा फरमाया। अरे राजा, सो गए क्या? उनकी पाटदार आवाज गूंजी। नहीं अम्मा, उसने आंखें मूंदे ही जवाब दिया और जरा सा परे सिरक कर उनकी बैठने के लिए जगह बनाई। सुनो राजा, मैं ये कहने आई थी कि जब तुम शाम को दुल्हन के मैके जाओगे ना, उसे लेने के वास्ते तो खाली हाथ मत चले जाना। 5 किलो मिठाई की टोकरी बनवा लेना और आते हुए सालियों को भी कुछ ना कुछ दे कर आना। है क्या अम्मा? अम्मा के इरशादात पर उसकी आंखें पट से खुल गईं और दिल ने सदमे से एक गौता खाया। अम्मा, बारात के दिन इतना बड़ा टोकरा मिठाई का गया था और फिर सालियों को भी ढेरों रुपए थमाए थे। उसका इशारा दूध पिलाई की तगड़ी सी रकम की जानिब था। ओहो राजा, एक तो तुम बहुत भोले हो बेटा। वो तो थी बारात की रस्में, आज तो दुल्हन मुकलावे गई है और तू पहली बार उसे लेने जा रहा है। और हमारे खानदानी रस्मों रिवाज के मुताबिक दामाद मिठाई भी लेकर जाता है और सालियों के हाथ पर भी कुछ ना कुछ धर कर आता है। अम्मा ने रसान से उसे समझाया तो उसके मुंह से एक करहा निकल गई। हाय खानदानी रस्मों रिवाज और उनके तहत होने वाले खर्चे। अब जो शादी के बाद 4 पैसे जेब में बचे थे, लगता था उनका भी कला कमा होकर रहेगा। उसने एक ठंडी आ भरी। अम्मा तो हिदायत देकर कमरे से निकल गई, जबकि वो गो मगो की कैफियत में बैठा रह गया। राजा की शादी घर की आखिरी शादी थी, इसलिए घर वालों और बाहर वालों सभी ने जी भर के दिल के अरमान निकाले थे। इस महंगाई के दौर में अरमान कौन सा मुफ्त निकलते हैं, ढेरों रुपए खर्च होते हैं, जो कि राजा गरीब की जेब से ही निकलवाए गए थे। यूं तो 6 बहन भाइयों में उसका नंबर फकत तीसरा था, मगर शादी सबसे आखिर में हो रही थी। उसका भी एक पसे मंजर था। सबसे बड़े अख्तर भाई थे, अम्मा अब्बा के पहलोटी के बेटे, इंतहाई लाडले। अभी ग्रेजुएशन ही किया था कि अम्मा अब्बा को उनके सेहरे के फूल खिलाने का अरमान जाग उठा। फिर क्या था, नौकरी भी लगने का इंतजार न किया और झटपट चांद सी दुल्हन ब्याह लाए। घर में उस वक्त रुपए पैसे की कोई तंगी ना थी। अब्बा की बहुत अच्छी नौकरी थी, ज़रूरी अराजी का ठेका भी आता था। यूं अम्मा अब्बा ने उनकी दुल्हन हत्ता के उनके 2 बच्चों का भी बोझ खुशी खुशी उठाया। मगर वो खुशी तो उस वक्त उड़न छू हुई जब भैया नौकरी लगते ही बीवी बच्चे समेट कर हमेशा हमेशा के लिए ससुराल को प्यारे हो गए। उनकी तोता चश्मी और खुदगर्जी का सारा खमियाजा राजा गरीब को भुगतना पड़ा। अम्मा ने अलल ऐलान कह दिया, खबरदार घर में कोई भी राजा की शादी का नाम नहीं लेगा जब तक कि चारों लड़कियां ठिकाने न लग जाएंगी।
اور یہ خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر اپنی شادی کے تمام تر اخراجات خود اٹھانے جوگا نہ ہو جائے گا۔ اس اعلان نے راجا کے دل کی دنیا تہ و بالا کر دی، کیونکہ اس وقت تو وہ بھیا کی خالہ ساس کی منجری لڑکی رانی سے عشق فرما چکا تھا۔ اس لیے تو ان کے سسرال آنے بہانے اتنے چکر لگتے تھے۔ اس کی اماں سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بنی رہی۔ پھر اس کے بعد اماں ابا نے سکون سے چاروں کو نمٹایا۔ اس کی بھی ایک چھوٹی موٹی سی نوکری لگ گئی۔ اس نے بہنوں کے ذریعے دباؤ ڈلوا کر کسی نہ کسی طرح رانی سے منگنی تو کروائی، مگر اماں شادی سے ہنوز انکاری تھی۔ چپ چاپ پیسے جمع کر، ہم سے کوئی امید نہ رکھنا، ہم تو خود چاروں لڑکیوں کو بیاہ کر خالی ہوئے بیٹھے ہیں۔ لڑکی والوں کی طرف سے دبا دبا سے شادی کا مطالبہ بھی کیا گیا، تو اماں نے بغیر لحاظ و مروت کے جتا دیا، ہمارے لڑکے کی ابھی اتنی حیثیت نہیں ہے، انتظار ہو سکتا ہے تو کرو، ورنہ اپنی لڑکی کے لیے کوئی اور بر تلاش کر لو۔ اماں کے اس سنگے دلانہ بیان پر جہاں اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، وہاں رانی نے تبھی خم ٹھوک کر اپنے گھر والوں سے کہہ دیا، اگر راجا کے علاوہ میرے لیے کوئی اور بر ڈھونڈا گیا تو میں گندم میں رکھنے والی گولیاں پھانک لوں گی۔ یعنی آگ تو دونوں طرف برابر لگی ہوئی تھی، بس نصیب ہی ٹھنڈے تھے۔ اس کی نوکری معمولی تھی تو تنخواہ بھی قلیل تھی، بیاہی بہنوں کا گھر تھا، کبھی کسی کا چلہا اور کبھی کسی کے بچے کا عقیقہ، دینا دلانا تو پڑتا تھا۔ اماں ابا کی اپنی حالت پتلی تھی، ابا ریٹائر ہو چکے تھے، اور زرعی اراضی بھی تایا اور چاچا میں تقسیم ہو کر مختصر سی ان کے حصے میں آئی تھی۔ بہرحال وہ بچت کرنے میں جتا رہا، چند سال اور سرک گئے، مگر جب اماں نے شادی کا نام تک نہ لیا تو ایک دن اس نے خود ہی بے شرم ہو کر کہا، اماں وہ میری شادی۔ کیا کہا، شادی؟ اماں نے خشمگین نظروں سے گھورا۔ ہاں اماں، میرا خیال ہے اب تو کافی رقم جمع ہو گئی ہے۔ اس نے تھوک نکلا۔ ارے جتنے پیسے تو سنبھال کر اترا رہا ہے نا، تو اتنے میں بامشکل بری کے کپڑے لتے ہی آ پائیں گے، زیور کہاں سے بنواؤں گی؟ اپنے والا تو سارا میں بہو اور بیٹیوں کو چڑھا چکی ہوں۔ اماں نے ایک اور دل خراش انکشاف کیا۔ اماں، گولڈ کے زیورات کوئی ضروری تو نہیں ہے، آج کل بازار میں ایک سے بڑھ کر ایک مصنوعی زیورات دستیاب ہیں، بالکل اصلی کا گمان ہوتا ہے، ایک تو سیٹ وہی خرید لیں گے۔ اپنے تئیں اس نے جھٹ مشکل کا حل بتا دیا، مگر اماں تو اچھل پڑی۔ کم بخت، باولا ہو گیا ہے کیا؟ اس عمر میں میرے سر میں شریکوں کے سامنے سوار ڈلوائے گا کیا؟ نیکے کی شادی کا ماجرا بھول گئے کیا؟ اس کی ماں بھی مصنوعی زیورات پر سونے کا پانی چڑھا کر لے گئی تھی، دلہن کی دائی اور بچوں نے جھٹ بھانپ لیا، ماں بیٹے کی کیسی درگت بنائی تھی، دلہن والے تو بارات واپس کرنے پر تل گئے تھے، بڑی مشکل سے کچھ لوگوں نے بیچ میں پڑھ کر معاملہ ٹھنڈا کرایا تھا، یوں اس کی شادی مزید لٹک گئی۔ اب تو یار دوست بھی مذاق اڑانے لگے تھے، یار جب تمہاری شادی ہوگی نا تو بچے بارات کے دن دولہا راجا آ گیا، دولہا راجا آ گیا کی بجائے کہیں گے دولہا بابا آ گیا، دولہا بابا آ گیا۔ وہ اپنی جگہ پر کھسیا کر رہ جاتا۔ آخر کار قدرت کو اس پر ترس آ ہی گیا، اسے فیصلہ آباد کی ایک ٹیکسٹائل مل میں اچھی نوکری مل گئی، تنخواہ بھی معقول تھی، یوں بچت مہم تیز ہو گئی، اور وہ 1-2 سال میں زیورات بنوانے میں بھی کامیاب ہو گیا، اور اس کی شادی کی تاریخ ٹھہرا دی گئی۔ راجا اور رانی کی شادی خوب دھوم دھام سے ہوئی، دونوں پر رچ کے روپ چڑھا، دونوں ہی نے ہجڑ کی طویل رات کاٹی تھی، اور اب ملن کا خوبصورت سویرا ان کا منتظر تھا۔ لگن سچی ہو تو منزل مل ہی جاتی ہے۔ راجا کو بامشکل 2 ہفتوں کی چھٹی ملی تھی، ہر روز ہی وہ دونوں کسی خالہ، مامی، چاچی یا پھوپھی کے ہاں مدعو ہوتے۔
या फिर नए नवेले जोड़े से खानदान भर में से कोई ना कोई मिलने आया रहता। ऐसे ही मसरूफ से शबो रोज में इतनी फुर्सत ही नहीं मिल रही थी कि फसाना ए दिल एक दूसरे को सुनाया जाता। राजा तो अपने एक शायर दोस्त से डायरी पर ढेरों अशार लिखवा कर लाया था कि रानी को शेर व शायरी से बहुत शगफ था, मगर एक तो ब्याही बहनों और उनके बच्चों के शोर शराबे में सुकून ही मुयस्सर नहीं आ रहा था। दूसरा वो डायरी कम बखत भी सामान में ना जाने कहाँ खो गई थी। छुट्टियों के गिने चुने दिन तेजी से सिरक रहे थे, मगर इस बार राजा के बेकरार दिल को कुछ तसल्ली सी थी, क्योंकि वापसी पर रानी भी उसके हमरा जा रही थी। शादी से पहले ही घर वालों के बाहिमी मशवरे से ये बात तय पा चुकी थी कि वो जाते हुए रानी को भी साथ ले जाएगा। इस तरह एक तो नया जोड़ा वहां हनीमून भी मना लेगा और फिर राजा को रोटी पानी का जो मसला होता है वो भी निमट जाएगा। इसलिए आते हुए वो किराए के एक छोटे से घर का बंदोबस्त करके आया था। थोड़ी बहुत प्लानिंग उसने वहीं कर ली थी कि वो रानी को झंग बाजार की सैर कराएगा। हलवा पूरी और नान चने खाने वो भुआना बाजार या फिर कचहरी बाजार की तरफ निकल जाया करेंगे। वो रानी को घंटा घर भी दिखाएगा। यहाँ के मशहूर दही बल्ले और चना चाट भी खाया करेंगे। मगर वाह अफसोस, अभी कुदरत को उनकी मजीद आजमाइश मतलूब थी। रात निस्फ से ज्यादा बीत चुकी थी, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसने पहलू में लेटी अपनी नई नवेली दुल्हन को देखा, जिसके सभी चेहरे पर सुकून ही सुकून था। उसे रश्क सा आया, काश उसकी भी तमाम तर परेशानियां हवा में कहीं तहलील हो जाएं, जिनकी उसने उसे अभी तक भनक भी नहीं पड़ने दी थी। ये फैसलाबाद से आते हुए अच्छी खासी रकम हमरा लाया था। उसकी दरख्वास्त पर ऑफिस वालों ने उसे एडवांस भी दिया था। एहतियातन वो कुछ दोस्तों से उधार भी पकड़ लाया था, मगर शादी के मौके पर रस्म और रिवाज के नाम पर उसे इतना लूटा गया था कि शादी जैसी अनमोल नेमत भी फीकी फीकी सी लगने लगी थी। फिर वलीमे के बाद इतने बिल देने पड़े थे, मेहंदी पर हार, फूलों का बिल, लाइटिंग का बिल, क्रॉकरी का बिल, केटरिंग का बिल, वलीमे के खाने का बिल, बिल ही बिल देते हुए मुंह बिलबिला उठा था। अख्तर भाई ने तो झूठे मुंह भी चंद रुपयों की ऑफर न की थी। अम्मा अब्बा ने अलबत्ता एक छोटी सी रकम जरूर थमाई थी। अब जाने का वक्त आ गया था और हाल ये था कि उसकी जेब में अपने जाने का किराया तक ना बचा था। इसलिए रानी को हमरा ले जाने वाला प्रोग्राम साफ खटाई में पड़ता नजर आ रहा था। सोच सोच कर उसके सर में दर्द हो रहा था। उसने सर दर्द की गोली तलाश करने के लिए बेड की दराज खींची। अंदर रानी का गोल्डन पर्स जगमगा रहा था। पर्स काफी फूला फूला सा दिख रहा था। यकीनन उसमें सलामी के पैसे थे। एकदम से उसके जहन में एक हल्का सा ख्याल आया, फिर उसने फौरन ही उसे झटक दिया। अब क्या वो अपनी नई नवेली बीवी से उधार मांगता अच्छा लगेगा? सुबह सवेरे का वक्त था। वो किचन में दाखिल हुआ तो अम्मा आटा गूंद रही थी। वो एक मूढ़ा घसीट कर उनके सामने बैठ गया। अम्मा, परसों मैं वापस जा रहा हूँ। है? इतनी जल्दी तुम्हारी छुट्टी खत्म हो भी गई? अच्छा, तो फिर दुल्हन से कहो वो तुम्हारा और अपना जरूरी सामान पैक कर ले। अम्मा ने गूंदा हुआ आटा एक प्याले में निकालते हुए कहा। अम्मा, रानी मेरे साथ नहीं जा रही, वो यहीं रहेगी। वो कुछ पस्त आवाज में बोला। है? मगर क्यों? तुम तो वहां घर का इंतजाम करके आए थे ना? अम्मा का लहजा इस्तेफामिया हुआ। हाँ अम्मा, मगर खाली खूली घर से क्या होता है, और भी बहुत कुछ चाहिए होता है, साजो सामान वगैरह। हाँ, तो तुम्हारी दुल्हन जो ट्रक भर के जहेज लाई है वो क्या मैंने इस्तेमाल करना है? ना भाई ना, मैं उन सासों में से नहीं हूँ जो बहुओं के दाज जहेज पर नजर रखती हैं। मेरा तो अपना ढेरों सामान स्टोर में पड़ा है। तुम एक सूटकेस लेकर दुल्हन के हमरा रवाना हो जाओ।
मैं अख्तर से कहूंगी वो सामान का ट्रक लोड करवा कर पीछे भिजवा देगा। हाँ, ट्रक वाला जैसे मुफ्त ले जाएगा। वो जल कर बोला। अम्मा, आप समझती नहीं है, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। बीवी का खर्चा कहाँ से करूंगा? खुद तो रेहड़ी से लेकर एक सूखा नान भी खाकर गुजारा कर लूंगा। वो झुंझला उठा। हाय मेरे लाल। अम्मा तड़प उठी। मेरे पल्ले भी कुछ नहीं है जो तुम्हें दे दूं। थोड़े दिनों तक वो छोटी वाली भी चिल्ले के लिए दोबारा आ जाएगी। मस्कत वाली भी मियाँ और बच्चों के हमरा अभी महीना भर इधर ही रहेगी। अगले महीने शायद जाए। अम्मा के अपने दुखड़े थे, मगर मेरे चांद, लड़की वालों को तो यही बताया था कि दुल्हन साथ जाएगी। वो क्या सोचेंगे? अम्मा को एक और नुक्ता सूझा। अम्मा वो जो मर्जी सोचे, मगर फिलहाल मैं रानी को 6-7 माह तक वहां नहीं ले जा सकता। एडवांस तनख्वाह मैं खर्च कर चुका हूँ। दोस्तों का उधार चुकाना है। मकान का किराया भी अभी वाजिबुल अदा है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे बाद रानी का ख्याल रखना, उसने कहा और तेजी से बाहर निकल गया। बिछड़ते समय दोनों उदास और दिल गिरफ्तार थे। रानी के लब खामोश और आंखें भरी हुई थीं, मगर उन आंखों में ठहरे तमाम आंसू राजा को अपने दिल पर गिरते महसूस हो रहे थे। वो अपनी मजबूरियों की दास्तान उसे सुना चुका था, जो उसने बड़े सब्र से बगैर किसी गिले शिकवे के सुन ली थी, और साथ ही सलामी के पैसों की ऑफर भी की थी। मगर एक तो उसके ज़मीर ने गवारा नहीं किया कि वो बीवी को तोहफे में मिलने वाली रकम हथिया ले। दूसरे, इतने थोड़े पैसों से कुछ भी होने वाला ना था। उसने पैसे दोबारा उसकी मुट्ठी में दबाकर उसके दोनों हाथों को अपने मजबूत हाथों की गिरफ्त में लिया। तवील जुदाई के बाद मोहब्बत का एक जायज रिश्ता मिला भी तो साथ नसीब ना हो रहा था। वो बड़े भारी दिल के साथ फैसलाबाद के लिए रवाना हो गया। मुंह अंधेरे ही वो फैसलाबाद पहुंच गया। अपनी मोटरसाइकिल वो बस टर्मिनल के स्टैंड पर ही खड़ी करके आया था। वहां से निकलवा कर वो उस पर सवार होकर घर जा पहुंचा। ये एक डबल स्टोरी मकान था, जिसका ऊपर वाला पोर्शन उसने किराए पर शादी से चंद रोज कबल ही लिया था। मालिक मकान का नाम फयाज था, जिनसे वो अपने एक दोस्त के तवस्सुत से मिला था। फयाज साहब निहायत शरीफुल नफ्स और नेक फितरत इंसान थे। वो अपनी बीवी के हमरा निचले पोर्शन में रिहाइश पजीर थे। उनकी अपनी भी गवर्नमेंट जॉब थी, मगर चंद साल कबल शुगर और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों ने उन्हें ऐसा घेरा कि रिटायरमेंट लेनी पड़ी। पेंशन की रकम से उन्होंने ऊपर वाला पोर्शन बनवा लिया था, ताकि इजाफी आमदनी का आसरा रहे। मेन गेट की चाबी उसके पास थी। उसने गेट खोलकर एहतियात से मोटरसाइकिल को अंदर घसीटा, ताकि घर वाले बेआराम ना हो, और फिर दबे पांव सीढ़ियां चढ़कर अपने पोर्शन तक आ गया। दरवाजा खोला तो खाली घर देखकर दिल में हुक सी उठी। उसने क्या क्या सोचा था कि रानी का हाथ थामकर घर में दाखिल होगा, फिर दोनों मिलकर घर का चूल्हा जलाएंगे, सजाएंगे, संवारेंगे। मगर उसने बेदिली से सफरी बैग एक तरफ उछाला और खुद नीचे बिछी चटाई पर ढेर हो गया। वो दिन चढ़े तक सोता रहा। फिर ठक ठक की आवाज से उसकी आंख खुली। दरवाजा खोला तो सीढ़ियों के पास फयाज भाई खड़े अपनी छड़ी की नोक से रेलिंग बजा रहे थे। वो 2-2 स्टेप फैलांगता हुआ उन तक पहुंचा। अरे शहजादे, आ गया तू? वो गर्म जोशी से उससे लिपट गए। शादी मुबारक हो भाई, बहुत बहुत। ना तुमने आने की इतला क्यों ना दी? वो तो अभी तुम्हारी मोटरसाइकिल गैराज में खड़ी देखी तो मालूम हुआ कि दूल्हा साहब तशरीफ ला चुके हैं। उन्होंने उसे गले लगाए ही कहा। अपने जोशो खरोश में वो उसका बुझा बुझा सा अंदाज नोट न कर सके। चलो भाई बरखुरदार, ऐसा है कि तुम और दुल्हन तैयार होकर नीचे आ जाओ। तुम्हारी भाभी नाश्ता बना रही हैं, मिलकर करते हैं। वो जाते हुए उन्हें बताकर गया था कि वापसी पर दुल्हन उसके हमरा आएगी। वो, फयाज भाई, मैं अकेला ही आया हूँ, दुल्हन नहीं आई।
اس نے کچھ جھجک کر بتایا، وہ کیوں بھائی؟ تمہارا تو یہی پروگرام تھا، میں نے تو پانی والی ٹینکی بھی بھروا دی تھی۔ ان کی نظریں سوالیہ ہوئیں۔ وہ بس بھائی وہاں جا کر حالات کچھ ایسا رخ اختیار کر گئے تھے کہ دلہن کو ساتھ لانا ممکن نہ رہا تھا۔ اس کا لہجہ پست تھا مگر چہرے پر مجبوریوں کی داستان رقم تھی۔ مزید کچھ کہنا نہ پڑا، فیاض صاحب کی جہاں دیدہ نگاہوں نے سب کچھ پڑھ لیا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ انہوں نے اس کے کندھے پر تسلی بھری تھپکی دی۔ تم فریش ہو کر آ جاؤ، میں تمہارا اور اپنا ناشتہ ڈرائنگ روم میں لے کر آتا ہوں۔ نہیں بھائی، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے راستے میں چائے پی لی تھی۔ کیوں؟ کیا خالی چائے پر گزارا کرو گے؟ انہوں نے شفقت سے ڈپٹا تو وہ ان کے خلوص پر شرمندہ سا ہو گیا۔ پھر وہ آتے ہی گدھوں کی طرح کام میں جٹ گیا۔ اس نے فیکٹری میں صبح اور شام دونوں شفٹوں میں ڈیوٹی لگوا لی۔ رات گئے گھر لوٹتا تو تھکا ماندہ بستر پر گرتے ہی بے خبر ہو جاتا۔ 2 گھڑی فرصت نصیب ہوتی تو موبائل پر رانی سے بات بھی ہو جاتی۔ گاؤں میں اکثر سگنل کا مسئلہ ہی رہتا تھا، ٹھیک سے بات ہی نہ ہو پاتی، آواز کٹ جاتی۔ وہ بے دلی سے فون ایک طرف پھینک دیتا۔ اس دن جمعہ تھا، اس کا ایک بھی کپڑا دھلا ہوا نہیں تھا۔ پہلے تو دھوبی کو دے دیتا تھا مگر اب بچت کے خیال سے اس نے خود دھونے کا سوچا۔ کپڑے دھو کر وہ الگنی پر پھیلا رہا تھا جب اسے سیڑھیوں پر قدموں کی چاپ سنائی دی اور پھر کھانسی کی زوردار آواز۔ فیاض بھائی بامشکل سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ رہے تھے۔ ایک ہاتھ میں ڈھکی ہوئی پلیٹ تھام رکھی تھی۔ یہ لو راجا، تمہاری بھابھی نے آج بریانی بنائی تھی۔ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ انہوں نے مشکل سے ہی جملہ مکمل کیا۔ اوہو فیاض بھائی، آپ نے خود کیوں زحمت کی؟ مجھے آواز دے دیتے۔ راجا نے جلدی سے آگے بڑھ کر پلیٹ ان کے ہاتھوں سے پکڑی اور انہیں سہارا دے کر چارپائی پر بٹھایا۔ تم گھر میں ہوتے کب ہو؟ سارا دن غائب رہتے ہو، رات کو بھی نہ جانے کس پہر آتے ہو۔ یہ تو آج اوپر سے کھٹر پھٹر کی آوازیں آ رہی تھیں تو میں نے سوچا کہ تمہیں کھانا دے آتا ہوں، اس بہانے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ مگر یہ 4 سیڑھیاں چڑھتے ہوئے برا حشر ہو گیا۔ ان کی سانسیں کچھ ہموار ہوئیں تو وہ راجا کو کچھ خفگی سے دیکھتے ہوئے گویا ہوئے۔ گھر کتنا سونا سونا سا لگ رہا ہے۔ ہم نے تو سوچا تھا کہ دلہن آئے گی تو کوئی رونق شونق ہو جائے گی، مگر تم تو جیسے لنڈورے گئے تھے ویسے لنڈورے آئے۔ وہ جواب میں فقط پھیکے پن سے مسکرا کر رہ گیا۔ راجا، میں تو کہتا ہوں کہ کل ہفتہ ہے اور پرسوں اتوار، ایک چھٹی لے لو اور نکل جاؤ گاؤں کے لیے، دلہن کو لے کر آ جاؤ۔ مگر فیاض بھائی، اتنی جلدی تو یہ قطعی ممکن نہیں۔ آپ میری مشکلات سے آگاہ تو ہیں؟ وہ ان کے جھٹ پٹ پروگرام پر مغموم سا ہو کر بولا۔ تمہاری مشکلات کا کچھ حل تو ڈھونڈا ہے میں نے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے کرتے کی جیب سے ایک خالی رنگ کا پھولا سا لفافہ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ میں نے تو اسی دن ٹھیکیدار سے کہا تھا کہ رقم دے جائے، مگر اس ناہنجار نے بھی آناکانی کرتے کرتے اتنے دن گزار دیے۔ آج ہی دے کر گیا ہے۔ نہیں فیاض بھائی، وہ کرنٹ کھا کر تھوڑا سا پیچھے سے رکھ گیا۔ میں آپ پر مزید بوجھ نہیں بن سکتا، پہلے ہی میرے سر پر آپ کے بہت احسانات ہیں۔ آپ نے جاتے ہوئے بھی تحفتاً کچھ پیسے دیے تھے۔ میرے حالات کی وجہ سے فی الحال کرایہ بھی نہیں لے رہے۔ آپ اور بھابھی تو خود بیمار رہتے ہیں، آپ کو تو خود ضرورت ہے۔ دیکھو راجا، انہوں نے اپنا چشمہ اتارا اور اسے رومال سے صاف کر کے دوبارہ اپنی آنکھوں پر جماتے ہوئے پرسوچ انداز میں بولے۔ جن حالات سے تم گزر رہے ہو نا، کم و بیش اس طرح کے حالات کو میں نے آج سے تقریباً 28 سال پہلے بھگتا ہے۔
कहानी तुमसे ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। 4 बहनों का इकलौता भाई था। खाला के यहाँ मंगनी हो चुकी थी। अचानक खालू बीमार पड़ गए, इतने ज्यादा कि लगता था कि फरिश्ता अजल उचक ले जाएगा। ये और बात है कि हमारी शादी के बाद बहुत साल तक वो जिंदा रहे। लड़की वालों की तरफ से शादी के लिए दबाव बढ़ गया। ना चाहते हुए भी अम्मा अब्बा तैयार हो गए। मैंने बहुत कहा कि सादगी से निकाह कर दें, मगर इकलौती नरीना औलाद था। सादगी से करते हुए बड़ों की अना आड़े आई थी। जो जमा जथा था सब ही खर्च हो गया। मैं नई नवेली दुल्हन को गांव छोड़कर लौट आया। उम्मीद थी कि साल 6 माह में हालात सुधरते ही ले आऊंगा, मगर यहाँ आते ही अच्छी भली नौकरी छूट गई। नई नौकरी लगने और कुछ पांव जमने में ही इतना अरसा लग गया कि दुल्हन को क्या यहाँ ला पाता। खुद ही 6-6 माह तक बामुश्किल घर का चक्कर लगता। जब हालात में कुछ बेहतरी आई, चंद साल मजीद आगे सिरक गए थे और वहां गांव में हमारी 2 छोटी छोटी बच्चियां भी यके बाद दीगरे पैदा हो चुकी थी। मुआशरे लिहाज से थोड़ा और मुस्तहकम होते ही मैं बीवी बच्चों को यहीं ले आया, मगर अब वो पहली सी बात नहीं रही थी। वो अव्वलीन दिनों की मोहब्बत, चाहत, नरम गरम जज्बात, सभी हालात की सितम जरीफी का शिकार होकर बासी बोसीदा हो चुके थे। वैसे भी 2 छोटी बच्चों का साथ था। नए नवेले जोड़े की तरह मोटरसाइकिल पर सैरें करते और पार्कों में लोर लोर फिरते अच्छे तो ना लगते थे, और ना ही दिल को सैरो तफरी और हल्ले गुले की चाह रही थी। बीमार बच्चे, किसी को फ्लू, किसी को बुखार, ज्यादातर डॉक्टरों के पास ही चक्कर लगते थे। फिर हालात बेहतर से बेहतर होते चले गए। मैंने तलाफी की भी काफी कोशिश की। इतने साल इकट्ठे भी रहे, मगर उस नेक वक्त के दिल से उन अवलीन दिनों की जुदाई का कलक ही नहीं जाता था। आने बहाने जुदाई रहती है, उसका भी कोई कसूर नहीं। हर चीज अपने वक्त पर अच्छी लगती है। जिस तरह सूखे होते फूलों से रफ्ता रफ्ता खुशबू कम हो जाती है, बिल्कुल इसी तरह जज्बात व एहसासात को भी बर वक्त पजीराई ना मिले तो वो भी सर्द हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं और उन पर भी ओस पड़ जाती है। फिर इस लिहाज से मर्द और औरत में फर्क भी है। औरत के जज्बात कांच से भी नाजुक होते हैं। मर्द तो हालात की मार सहकर भी अपनी जगह खड़ा रहता है, मगर औरत के कोमल एहसासात की बेकदरी हो तो वो टूट कर बिखर जाती है। अपने दिल में ऐसे जख्म बना देती है जिनसे दर्द की टीसें उठती रहती हैं। वो दूर कहीं माजी में खोए खोए से बोल रहे थे और वो होंपन से मुंह खोले उन्हें देख रहा था। बज़ाहिर सीधे सादे नजर आने वाले फयाज भाई तो औरत की नफ्सियात पर गालिबन पीएचडी किए हुए थे। उनके हर्फ हर्फ से मुत्तफिक होने के बावजूद उसने रकम के लिए हाथ नहीं बढ़ाया तो उन्होंने झुंझलाकर लिफाफा उसकी गोद में डाल दिया। फिलहाल तो ऐसे कोई हंगामी हालात नहीं कि मुझे अभी के अभी इन पैसों की जरूरत हो। आइंदा भी अल्लाह ताला रहम फरमाएगा। जब सहूलत हो आहिस्ता आहिस्ता लौटाते रहना। अभी तो तुम दुल्हन को लाने की तैयारी पकड़ो। वो जरा डपट कर बोले तो वो उनके खुलूस पर एक बार फिर शर्मिंदा हो गया। उसने उनकी तरफ ममनून नजरों से देखते हुए सोचा, कौन कहता है कि सिर्फ औरत ही औरत का दुख समझ सकती है? मर्द भी मर्द का दुख समझ लेता है।